मॉर्निंग बच्चों। तो कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, 8 नंबर चैप्टर, शरीर में गतियां, मूवमेंट ऑफ इन बॉडीज। शरीर में गति किस प्रकार से होती है। हम कई बार ऐसा रहते हैं शांत बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी शरीर हरकत में रहता है, कोई ना कोई हमारा ऑर्गेन्स अंग काम करता रहता है। तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की गति होती है। कई गति ऐसी होती है जो हमारी नजर में होती है, हमारा ब्रेन का उन पर कंट्रोल रहता है, लेकिन कई गति ऐसी होती हैं जिन गतियों पर हमारे ब्रेन का यानी मस्तिष्क का कोई कंट्रोल नहीं होता। उनका हमें पता भी नहीं चलता कि कब कौन से अंग में कौन सी गति हो रही है। तो ये गतियों के बारे में पढ़ा रहे थे, और फिर गतियों में ही कि गति किस तरीके से होती है, ये किस पर डिपेंड करता है। हमारे शरीर में अलग अलग गति करने के लिए जॉइंट बने हुए हैं। जॉइंट को हिंदी में कहते हैं संधि। तो संधि किस तरीके से गति करने में सहायक होती है, ये हमने पढ़ाया था। अब है संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधियों के बारे में, शरीर की कुछ संधियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली संधि है कंदुकखलिका संधि। क्या है पहली संधि? यानी जॉइंट, कंदुकखलिका जॉइंट। कागज की एक पट्टी को बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। कागज की एक पट्टी लेंगे और उसको सिलेंडर यानी बेलन के रूप में फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, और रबड़ की गेंद या रबड़ या प्लास्टिक की गेंद लेंगे, उसमें एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालेंगे। जो हमने बेलन बनाया है कागज का, उसको डालेंगे, जैसा कि चित्र 8.2 में बताया गया है। अब आप कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। अब इस बेलन को क्या करेंगे, कागज के बेलन को छिद्र में घुसा के गोंद से भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए, और गेंद को छोटी कटोरी में रख के चारों ओर घुमाने का प्रयास करेंगे। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है या कागज का बेलन भी घूमता है? गेंद है वो कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है, कागज का बेलन भी घूमता है। तो गेंद स्वतंत्र रूप से नहीं घूमेगी, क्योंकि हमने गोंद से चिपका दिया है, और गोंद से नहीं चिपकाते, उसको फिक्स नहीं करते, तो स्वतंत्र रूप से घूमती। तो इस तरीके से अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूं। तो इस तरीके से देखिए, इसमें गोल इसमें भी जगह में, और इस तरीके से कंधे हमारा जो मूवमेंट है वो इस तरीके से करता है इसमें। ये देखिए, अब ये देखिए, ये बॉल टाइप की रहती है जो अंदर मूवमेंट करती है इसमें कटोरी। तो इस तरीके से हमारे कंधे का जॉइंट होता है। आप कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है। कागज का बेलन क्या है? हमारा हाथ। ये तथा गेंद इसका सिरार, गेंद ही हो गई। कागज का बेलन क्या हो गया? हाथ, और गेंद क्या है? ये हो गई। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है, और कटोरी किस भाग के समान है जिससे हमारा हाथ जुड़ा है? कटोरी, और ये हमारा हाथ हो गया। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गोइका में फंसा हुआ है, और ये हमारी एक भोपा है इसमें, और ये बॉल टाइप की, इसमें इस हाथ में बॉल टाइप की एक गेंद है जो कटोरी में फंसी हुई है इसमें।
प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। और इस प्रकार की संधि है, जॉइंट है, ये सभी दिशाओं में काम करता है। देखिए, सामने, पीछे, साइड में, बिल्कुल साइड में, ऊपर, ये देखिए इस तरीके से। तो गेंद और बॉल एंड सॉकेट, जिसको अंग्रेजी में सॉकेट बोलते हैं, ऐसे हमारी गुट्ठी के टाइप की एक बॉल होती है जो इसमें इस तरीके से मूवमेंट करती है। ऐसे हमारा कंधा ऐसे इसमें घूमता है अंदर, इस तरीके से जॉइंट करता है, मूवमेंट करता है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुवाद के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। दूसरी है धुराग्र संधि। अभी हमने कौन सी संधि पढ़ाई थी? कंधखलका संधि। अब है धुराग्र संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। हमारी गर्दन है, ये जो इसको सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? धुराग्र संधि बोलते हैं। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाईं एवं बाईं ओर घुमा सकते हैं। इसको सिर का काम आगे पीछे, दाईं बाईं, ऊपर नीचे, तो इस तरीके से घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए और इन गतियों को देखिए, करके देखिए। ये देखिए, यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंधखलका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले के रूप में घूमती है और ये एक छल्ले के रूप में घूमती है। जिस तरीके से छल्ला है, ये छल्ला है, तो इस तरीके से ये अब इसको इस तरीके से छल्ले के रूप में घूमती है। तो अब ये इससे जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। बॉल तो ये हो गई और सॉकेट ये हो गई। बॉल कौन सी? ये हाथ हो गया, देखिए, और सॉकेट ये हो गई। इसमें ऐसे फंसता है तो ये ऐसे काम करती है। तो ये जॉइंट संधि हो गई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और ये धुराग्र संधि। अब तीसरी है कौन सी? हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए। घर के किसी हम गेट को खोलते हैं, बार बार खोलते हैं, फिर बंद हो जाती है, फिर बार बार खोलते हैं। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए और कब्जों को देखिए। जो गेट के कब्जे हैं उनको देखिए किस तरीके से वो काम करते हैं। यूं भी घूम जाती है, यूं भी घूम, गेट यूं भी घूम जाता है। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। और जो धुराग्र संधि है, वो हिंज संधि है, वो दरवाजे को काम आगे भी खोल सकता है और पीछे भी खोल सकता है। क्रियाकलाप 3। अब इसको प्रैक्टिकल द्वारा समझेंगे। कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का बेलन सिलेंडर बनाएंगे। अब वो इसी तरीके से बेलन रूपी कागज का एक रचना बनाएंगे, सिलेंडर, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए और कागज के बीच में, बेलन के बीच में सिलेंडर में एक छेद करेंगे और गत्ते की तो एक टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मुड़िए। आप एक पेंसिल लगाएंगे इसमें छेद में, सिलेंडर के छेद में। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए और आधा क्या बन जाए? बेलन, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके और जिस पर दूसरे बेलन को पेंसिल को उसमें डालेंगे और दूसरे बेलन को आसानी से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है
पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। अब ये ऐसे मूवमेंट करता है बेलन। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। पेंसिल जो बेलन में हमने लगाया है, पूरा बेलन बनाया है कागज के फोल्ड करके, छेद करके उसमें पेंसिल डाल के, तो उसको हम मूवमेंट करेंगे, गति करेंगे, हिलाएंगे उसको। यह किस प्रकार गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कद्दू खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी की संधि इसी प्रकार देखी है। देखिए ये कोहनी की संधि, जो कुछ हमने बनाया था वो हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज एक कब्जा संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे की दिशा में ही गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? कोहनी एक हिंज संधि का ही उदाहरण है जो आगे और पीछे ही मुड़ सकती है। ज्यादा इसको देखो साइड में मोड़ेंगे, जैसे हमारा हाथ है ऐसे भी मोड़ सकते हैं, पीछे भी मोड़ सकते हैं, साइड में भी मोड़ सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं। लेकिन हिंज संधि है ये कोहनी की, इसको केवल देखो ऐसे मोड़ सकते हैं या पीछे ले सकते हैं। अब इसको ऐसे साइड में भी ले जा सकते हैं ना, इसकी तरह से। अब चौथी है अचल संधि। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है। अब ये हमारे सिर के बीच की अस्थि है, इनमें कुछ संधियां हैं और ये संधियां इन जॉइंटों से भिन्न है हमारे से, जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, और ये अस्थि है जो हमारी हड्डी है, ये इनमें हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। अब बच्चों, चल संधि जिनमें मूवमेंट हो सकती है, गति हो सकती है, उनको क्या कहते हैं? चल संधि। और चल संधि हिंज संधि, कल्लु खलिका संधि और दुराग्र संधि, गर्दन वाली। लेकिन हमारे जो हेड में है अचल संधि, अचल का मतलब जो जिनमें गति नहीं हो सकती, ऐसे जॉइंट जिनमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, उनको अचल संधि बोला जाता है। हमने केवल कुछ संधियों की चर्चा की है जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। अब ये ऐसे जॉइंट है जिनकी चर्चा की है कि हम ये हड्डियों को एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? अब शरीर के विभिन्न अंगों को आकृति कौन प्रदान करता है? ये ऐसे उसमें आ जाते हैं। यदि आप ये गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया की एक आकृति प्रदान करने के लिए ढांचा तैयार करेंगे। भाई हम गुड़िया बनाएंगे क्या करेंगे? एक ढांचा तैयार करेंगे। पहले मकान बनाते हैं तो एक ढांचा ही तो बनाते हैं। पहले पिलर बनाएंगे, पिलर पे फर्श डालेंगे, ऊपर बीम डाल के। अब वो क्या हो गया? ये मकान का ढांचा। मकान तो फिर स्टार्ट कंप्लीट बन जाता है, उसको कहते हैं। अब उसको खाली न सीमेंट हुआ, एक छत है, पिलर है, बीम पे पड़ी हुई छत है, तो इसको क्या कहेंगे? ढांचा। तो हम ऐसे ही गुड़िया बनाएंगे। गुड़िया बनाने के लिए क्या बनाते हैं? एक ढांचा बनाएंगे गुड़िया। गुड़िया की यानी कलाकृति, आकृति, तो उसका एक ढांचा बनाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करती है। तो हमारे जो शरीर की सभी अस्थियां क्या करती हैं? एक ढांचे का निर्माण करती है। किसके लिए? शरीर की सुंदर रचना के लिए। अगर हमारा ढांचा नहीं होगा, अस्थियां नहीं होगी, तो हम मांस के लोथड़े बन के रह जाएंगे। जैसे आटे का ही डो होता है ना, डो आटा लगा देते हैं उसको, तो ऐसे सिमट के रह जाता है, उसमें इस पर रोटी बनाने की लोई तोड़ते हैं। तो ऐसा हमारे अगर शरीर में से अगर हड्डी निकाल दें, अस्थियां निकाल दें, तो मांस का एक डो रह जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो
अब इसको ढांचा कौन तैयार करता है? अस्थियां। इस ढांचे को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। और इस ढांचे को बच्चों क्या कहते हैं? कंकाल। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? अब ये हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? देखिए ये डाल इस तरीके से हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? हम शरीर की जो विभिन्न आकृति है उनके विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। और शरीर की जो अस्थि है, अंगों में मौजूद अस्थि है और इनकी संख्या आकृति के बारे में कब जान पाते हैं? जब इनको हम महसूस करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। और हम बॉडी का जब एक्सरे करवाते हैं, हम कभी कभी हमारे जो चोट लग जाती है और बॉडी का एक्सरे करवाते हैं, तब एक्सरे में पता चलता है मैं हमारी हड्डियों के बाद ढांचे के बारे में। उसमें आकृति हड्डियों का ढांचा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? बच्चों का एक्सरे हम वैसे ही गिर पड़ते हैं, पैर में चोट आ जाती है, हाथ में आ जाती है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर क्या लिखता है? इसका एक्सरे करवाइए। तो किसी न किसी का तो एक्सरे होता ही है। कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और डॉक्टर एक्सरे क्यों करवाता है? क्योंकि उसको अंदर जाकर तो देख नहीं सकता, तो मशीन के द्वारा एक्सरे करवाते हैं, तो अंदर जो हड्डियों का ढांचा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है कि हड्डी में चोट लगी है या नहीं लगी। एक्सरे चित्र से हमें अस्थियों की शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। कि जो एक्सरे के चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति के बारे में पता चलता है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। अब हाथ के अग्र भाग देखो, ये देखो, इनके देखो हड्डी पीछे स्पष्ट दिखाई देती, और पैर के अग्र भाग में देखो नीचे, तो स्पष्ट रूप से अस्थियों का अनुभव होता है, महसूस होता है। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या पता लगाएं और प्रत्येक अंग की अस्थियों का संख्या पता लगाएं। अपने घुटने और पौनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें जैसे ऐसे हम महसूस करते हैं ना कभी कभी हड्डी निकाल के, ऐसे पौनी और पौनी की अस्थियों का जानकारी प्राप्त करें। एक्सरे चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए और एक्सरे के चित्र लें और प्रत्येक अंग की अस्थियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अपनी अंगुलियों को मोड़िए और हमारी अंगुलियों को मोड़ते हैं। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्तर पर मोड़ सकते हैं? बिल्कुल मोड़ सकते हैं। देखो देखो, आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। हथेली का पिछला भाग में बताया था। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? हमारी कलाई लचीली है, देखो मूवमेंट होता है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? अब इसमें एक ही अस्थि होती तो क्या होता? हम खाना खा सकते थे क्या? नहीं खा सकते, हमारे हाथ जोड़ ही नहीं रहते। अब ऐसे कैसे लेते? फिर तो दलिया या हलवाई खा सकते थे, ऐसे उठा सकते थे। लेकिन रोटी के टुकड़े को तोड़ने के लिए उंगली को फोल्ड कर सकते हैं। किसकी वजह से? कार्पेल अस्थियों की वजह से हम खाना खा सकते आराम से। तो इस तरीके से बच्चों, एक अस्थि होने से हमें खाना खाने में बहुत तगड़ी समस्या आ जाती है, काम करने में बहुत तगड़ी समस्या आ जाती है, किसी चीज को उठाने में बहुत तगड़ी समस्या आ जाती है।
पकड़ने में बहुत पकड़ नहीं रख सकते थे हम केवल ऐसे रख सकते थे किसी चीज को हाथों पर। जब हमारे फोल्ड हाथ ऐसे नहीं होते तो पकड़ते कैसे, ग्रिप नहीं बनती, एक हस्ती होती थी, ऐसे हाथों पर ही कोई सामान रखा जा सकता था। तो इस तरीके से हमारा जीना दुश्वार हो जाता। तो ये किस वजह से, जॉइंट की अस्थि अलग अलग अस्थियों के होने की वजह से। ये आगे प्रैक्टिकल दिया है, क्रियाकलाप 4, इसको बच्चों हम अगले वीडियोस में पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू।